हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वायरसेस क्या होते हैं, कैसे हम उनको नॉन लिविंग लिविंग में के बीच में कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, कब वो नॉन लिविंग होते हैं, कब वो लिविंग होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में देखी थी। एक बार मैं आपको कल की वीडियो की स्लाइड दिखा देती हूँ, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स नहीं दिए थे और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था। उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आज की वीडियो में चाहिए। यहाँ से आप लोगों को लिखना था उस वीडियो जो क्वेश्चन था उसकी आंसर हमको आज की वीडियो में आपसे चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्वेश्चन के बारे में सोचा होगा, पढ़ा होगा और आज आप उस क्वेश्चन का आंसर हमको दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो कि कल मैंने आपसे पूछा था। मैंने कल आपसे पूछा था कि जो वायरसेस होते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं, जब वो रिस्पायर करते हैं, व्हेन प्लांट रिस्पायर, कल जब वायरस के रेस्पायरेशन की बात हो रही थी तब मेरे मन में ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने आप लोगों से पूछ लिया था कि जब रिस्पायर करते हैं प्लांट और एनिमल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जब वो रिस्पायर करते हैं तो वो कौन सी चीज़ को रिलीज़ करते हैं, मतलब कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं। ये रिलीज गैस कौन सी होती है और यूज्ड जो ये गैस को यूज़ करते हैं वो गैस कौन सी होती है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर देना था। अगर जिसने कमेंट बॉक्स में दिया होगा तो अच्छी बात है, जिसने नहीं दिया होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको मैं आज यहाँ पे बता देती हूँ कि देखिए, हम जनरली क्या पढ़ते हैं, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी, कि जब प्लांट रिस्पायर करते, जैसे हम पढ़ते क्या है कि जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। सब लोग रट लेते हैं कि व्हेन वी मतलब कि हम कौन सी गैस लेते हैं, हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही चीज़ ट्रिक की होगी कि जब हम श्वसन करते हैं या फिर जब हम कौन सी गैस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट क्या करते हैं, प्लांट करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ऐसा बच्चों के दिमाग में ट्रिक किया होगा। लेकिन क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में दिया है कि जब प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं या जब एनिमल रिस्पायरेशन करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो आंसर मैं लिखती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो चाहे प्लांट रिस्पायर करें चाहे एनिमल रिस्पायर करें, निकलने वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन होगी और जो यूज़ करने वाली जो गैस है, जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो निकलने वाली गैस होगी वो CO2 होगी और जो यूज्ड वाली गैस होगी वो क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। अब तब हम लोग ये क्यों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होती है जब प्लांट मतलब जब प्लांट रिलीज करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, CO2 को लेते हैं। तो क्या हम लोग बचपन से जो पढ़ रहे हैं वो गलत है? ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की तो आपके अंदर ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं, जो कि बहुत सही बात है क्योंकि तभी तो हमारा बैलेंस मेंटेन है। पेड़ काट रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। अगर प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते ही नहीं तो ऐसा कैसे होता। और आपने लिखा है कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो ये तो गलत बात हो गई। देखिए, अब क्वेश्चन का मेन मतलब समझते हैं कि आखिर में ये चेंजेस होते कहाँ पे हैं। रिस्पायरेशन का मेन मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उससे आपको क्या मिली, उससे आपको मिली कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वाटर मिला और आपको क्या मिली, एनर्जी मिली। ये नॉर्मल रिएक्शन होता है जब आप कभी भी रिस्पायरेशन पढ़ते हैं तब, चाहे वो आप एनिमल का पढ़ें रिस्पायरेशन, चाहे आप प्लांट का रिस्पायरेशन पढ़ें। क्या होता ये है कि ग्लूकोज होता है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कभी भी कोई भी चीज़ नहीं जलती है। ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन गैस इनहेल की, हमारे पास ऑक्सीजन गैस आई, उसको ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन ग्लूकोज को, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलता है और जिसकी वजह से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं कि ये बात तो सही है जो मैंने आपको बताई, वो आपने मान ली कि चलिए ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था जो हम पढ़ते हैं कि प्लांट प्लांट
रिलीज ऑक्सीजन एंड कंज्यूम CO2। और हम लोग क्या पढ़ते हैं इन एनिमल क्या करते हैं रिलीज CO2 रिलीज करते हैं क्या CO2 एंड कंज्यूम क्या करते हैं ऑक्सीजन। ये बात हमने बचपन से पढ़ी थी और हमने अभी आपको जो ये बात बताई कि रेस्पिरेशन के बाद तो एक्चुअल में चेंज कहाँ पे आता है कि प्लांट के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। एक वो करता है रेस्पिरेशन और दूसरा वो करता है क्या दूसरा प्लांट क्या करता है दूसरा करता है वो फोटोसिंथेसिस। पहले तो वो रेस्पिरेशन करता है, दूसरा क्या वो करता है फोटोसिंथेसिस। अब जो रेस्पिरेशन वाली चीज़ है उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करता है कि वो CO2 रिलीज करता है और जैसे रिलीज CO2 और कंज्यूम क्या करता है कंज्यूम करता है ऑक्सीजन। कंज्यूम करता है ऑक्सीजन। वही फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करता है तो वो कंज्यूम करता है CO2 को और रिलीज किसको करता है वो ऑक्सीजन। अब ये 2 चीज़ें हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी जिसे आप कहते हैं। दोनों के रिएक्शन लिख लेते हैं कि दोनों का रिएक्शन क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं C6H12O6 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक कराते हैं जिसकी वजह से हमको CO2 मिलता है, H2O मिलता है और हमको क्या मिलता है हमको मिलती है एनर्जी। ठीक है, हमको मिलती है एनर्जी। जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसमें हम क्या करते हैं इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरमेंट से, वाटर लेते हैं बाय रूट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ये होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो इसमें टूट रहा है वो इसमें बन रहा है। इसका मतलब जो गैस यहाँ पे यूज हो रही है वो गैस यहाँ पे निकल रही है। तो प्लांट क्या करते हैं, जैसे प्लांट ने रेस्पिरेशन किया तो उसने क्या किया कि CO2 को बाहर छोड़ा, तो वो CO2 इन्वायरमेंट में ना जाके फोटोसिंथेसिस के लिए रोक लिया जाता है क्योंकि आपको कच्चा माल तो चाहिए ही ना। अगर आपको फोटोसिंथेसिस करनी है तो प्लांट को CO2 चाहिए ही, तो वो CO2 जब बाहर से पकड़ के ला रहा है तो उसके घर का जो CO2 है वो तो वो यूज़ करेगा ही। सपोज कर लीजिए आपके घर पे आलू के चिप्स की एक फैक्ट्री है, आपको फैक्ट्री में बहुत सारे आपको चिप्स बनाने हैं, तो आपके खेत का जो आलू निकलता है, आपके खेत में आलू बोया था जो आलू निकलता है उसको तो आप यूज़ करोगे ही, उसको पहले अपने चिप्स बनाने में यूज़ करोगे ही। आपको और चाहिए तो आप बाहर से लोगे, बाहर से मार्केट से खरीद के लाओगे। तो वही सेम चीज़ समझ लीजिए कि प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब उसने आलू बोया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को चिप्स बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि ये खाना बना रहा है। फोटोसिंथेसिस में हम उसको यूज़ करते हैं CO2 को, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 को यूज़ करते हैं और हमारा चिप्स बनता है। अब हमको सिर्फ उतना ही चिप्स नहीं बनाना है जितना कि हमको खाना है, हमको मार्केट में भी सेल करना है। इसका मतलब कि जितना हमारे खेत में आलू था उससे ज़्यादा हमको चिप्स बनाना है। इसका मतलब कि जितना CO2 हमने रिलीज़ किया था उससे ज़्यादा हमको CO2 चाहिए, तभी हम फोटोसिंथेसिस करके ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बना सकते हैं। क्योंकि प्लांट अपने लिए तो नहीं बनाते भोजन, वो प्लांट का भोजन हम भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्टोर करते हैं, एक्स्ट्रा बना के वो स्टोर करते हैं जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो उनको एक्स्ट्रा बनाना है इसलिए वो बाहर से CO2 लेते हैं। इसका मतलब क्या कि जो यहाँ पे CO2 बनी थी वो बाहर नहीं गई, इसका मतलब CO2 का रिलीज नहीं हो रहा है और बाहर से CO2 ली जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब क्या है कि जो ये ऑक्सीजन रिलीज करे, इस प्रोसेस के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज होता है इस ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ेगा। तो जब बाहर छोड़ेगा, जैसे कि चिप्स बना के जब फैक्ट्री में मतलब कि मार्केट में सेल करना है तो घर के लिए चिप्स बाहर से खरीद के थोड़ी ना लाएंगे, जो चिप्स बना था उसी में से थोड़ा सा अपने घर के लिए भी रख लेंगे। तो जो ऑक्सीजन बना है उसमें से ही ऑक्सीजन जो है प्लांट रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेता है और जो एक्स्ट्रा बची हुई ऑक्सीजन होती है उसको क्या करता है बॉडी के बाहर रिमूव कर देता है, प्लांट की बॉडी के बाद रिमूव कर देता है। तो हमको ऐसा फील होता है कि प्लांट जो है वो O2 रिलीज कर रहे हैं और CO2 ले रहे हैं। CO2 ले क्यों रहा है? क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना है। फोटोसिंथेसिस के लिए जितना ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उतना उसकी बॉडी से नहीं बने तो बाहर से भी ले रहा है और अपने अंदर का भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है। ऑक्सीजन निकलता हुआ क्यों दिखता है? क्योंकि इसने जो ऑक्सीजन यूज किया है वो उन्होंने अपने जो वेस्ट में से जैसा ज़्यादा चिप्स बनाए तो थोड़े से चिप्स अपने घर के लिए रख लिए और बाकी चिप्स को सेल कर दिया। मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन बना था तो थोड़ा सा ऑक्सीजन अपने घर के लिए रख लिया और बाकी ऑक्सीजन जो है बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया। तो इस प्रोसेस के बाद हमको ऐसा लगता है कि प्लांट क्या करते हैं, वो CO2 कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लांट जब रेस्पायरेशन करते हैं तब क्या होता है, तो प्लांट जब कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिवर्स में रेस्पायर करता है तो वो CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन को इनहेल करता है। यही रीज़न है क्योंकि ये जो किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड चीज़ के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कल का आंसर था। चलते हैं आज वाली टॉपिक पे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। तो हमारा कल का टॉपिक जो हमने कल छोड़ा था वो यहाँ पे छोड़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में। तो देखिए वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है उसका कोई एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों के हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया है। मैंने कल आपको बताया था कि कुछ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उनके DNA और RNA के हिसाब से होते हैं। जैसे कि एक क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं कि वायरसेस है, ये वायरस है, इसका क्लासिफिकेशन पहले दो भाग में कर दो, एक जिसमें DNA प्रेजेंट है और दूसरा जिसमें RNA प्रेजेंट है। ठीक है, अब DNA वालों को फिर से दो भाग में कर दो, जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA है और एक कर दो जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड DNA है। अब अगर RNA की बात करो तो इसको भी बांटो कि पहले जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड RNA है और एक क्या जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। अब सिंगल स्टैंडर्ड RNA को फिर से दो भाग में बांट दो, एक जो पॉजिटिव सेंस वाले सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं और एक जो निगेटिव सेंस वाले सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का तो बस एक बेसिक होना चाहिए ना कि किसके हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है कि वायरस का जो क्लासिफिकेशन है वो किस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। तो अगर वो प्लांट को अफेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं फाइटोफैजिनी, अगर एनिमल को अफेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं जूफैजिनी, और अगर ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं फैजिनी। सिंपल सा है कि वायरस को तीन भाग में बांटा गया है। एक जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, जितने भी प्लांट वायरसेस हैं उनको सबको कहते हैं फाइटोफैजिनी है। जितने भी एनिमल वायरसेस उसको कहते हैं जूफैजिनी है। जितने भी बैक्टीरियल वायरसेस हैं उनको कहते हैं फैजिनी। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? F.O. होल्म्स ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, पूरे ऑर्डर विरिकल्स को तीन भागों में डिवाइड किया था, फाइटोफैजिनी, जूफैजिनी और फैजिनी। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ, अपने नॉमेनकल्चर वाले टॉपिक पे। देखिए वायरस का ना तो कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन और ना तो कोई पर्टिकुलर नॉमेनकल्चर है। नॉमेनकल्चर जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था वो नॉमेनकल्चर इस हिसाब से था कि वो किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। जैसे आपने बहुत बार एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा TMV, तो इसका क्या फुल फॉर्म है? टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस मतलब कि टोबैको मतलब कि टोबैको का प्लांट, तंबाकू का पौधा, मोज़ैक मतलब कि धब्बा धब्बी, चितकबरा चितकबरी जैसा कोई सिम्टम, वायरसेस मतलब कि वो कोई वायरस है, कोई वायरस जो टोबैको की प्लांट पे धब्बा धब्बी वाला जो डिजीज़ है वो कॉज कर सकता है, उसको कहते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस। इस डिजीज़ को कह देंगे टोबैको मोज़ैक डिजीज़। पपाया में लीफ कभी कभी कर्ल हो जाती है, आपने देखा होगा पपीते के पौधे पे कभी कभी क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है और लीफ जो है वो कर्ल जाता है, तो उसको कहते हैं लीफ कर्ल ऑफ पपाया, मतलब कि लीफ कर्ल ऑफ पपाया वायरसेस। कभी कभी क्या होता है, भिंडी जो होती है उसकी क्या होती है, वेन्स जो है येलो हो जाती है, तो येलो वेनेशन ऑफ भिंडी, इस तरीके से नाम हो जाता है। येलो ये हो जाता है कभी कभी क्या, कुकुम्बर मोज़ैक वायरस। अगर कुकुम्बर में मोज़ैक बनते हैं तो कुकुम्बर मोज़ैक वायरस। इस तरीके से वो किस ऑर्गेनिज्म पर डिजीज कॉज करे उस हिसाब से उनका नॉमेनकल्चर हो जाता है। तो क्या दिया है, वायरस वाज नॉट नेम्ड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ बाइनोमियल नॉमेनकल्चर। जो वायरसेस होते हैं इनका जो नाम होता है वो बाइनोमियल नॉमेनकल्चर के हिसाब से नहीं होता है। जो बाइनोमियल नॉमेनकल्चर हमने दिया था कि एक जीनस होना चाहिए, कि स्पीसीज होना चाहिए, जीनस का जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, स्पीसीज की स्टार्टिंग जो है स्मॉल लेटर से होनी चाहिए, दोनों के नीचे इंडरलाइन होना चाहिए, लैंग्वेज लैटिन होनी चाहिए। ये सारे जो रूल लीनियस ने दिए थे वो सारे रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होते हैं, बाइनोमियल नॉमेनकल्चर यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। वायरसेस नेम इन ए रैंडम फैशन,
किसी रैंडम फैशन में किसी भी बेस पे इनका जो है नाम दे दिया जाता है, रैंडम फैशन में अकॉर्डिंग टू डिजीज दैट दे कॉज, उस डिजीज के हिसाब से जो कि वो कॉज करते हैं। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब जो वायरस टोबैको पे मोज़ेक कॉज करते हैं उसको कह देते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। अकॉर्डिंग टू द होस्ट, जिस होस्ट पे वो डिजीज कॉज करता है, जैसे कि बैक्टीरिया पे जो वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं वो कहते हैं बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे 2 बार फेज हो गया है, तो जो बैक्टीरिया पे डिजीज कॉज करने वाले वायरसेस तो उनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। उसके बाद प्लांट वायरसेस, या फिर जो प्लांट पे कॉज करते हैं उनको प्लांट वायरसेस, जो एनिमल पे कॉज करते हैं उनको एनिमल वायरसेस, ठीक है। सम मॉडर्न सिस्टम क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, कुछ उनको जैसे मैंने कल बताया था कि जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं डीऑक्सी वायरस, जिनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं राइबो वायरस। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। उनकी सिमिट्री क्या है कैप्सिड की, कैप्सिड एक्चुअल में क्या होता है कि इनके ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं, जो वायरसेस की प्रोटीन्स होते हैं उनको कहते हैं कैप्सिड, और उसकी जो यूनिट होती है उसको कहते हैं कैप्सोमियर। तो कैप्सिड की जो सिमिट्री है वो गोलाकार है, लंबाकार है, बुलेट शेप है, रॉड शेप है, जिस शेप में होती है उस हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन हो सकता है नंबर ऑफ कैप्सूल, मतलब नंबर ऑफ कैप्सोमियर पे या नंबर ऑफ कैप्सूल पे। कैप्सोमियर, कैप्सूल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कैप्सोमियर वर्ड ज़्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि कैप्सोमियर का जो नंबर होता है वो वैरी करता है। तो ऐसे कर सकते हैं कि 1 से 100 तक अगर कैप्सोमियर की नंबर है तो इसमें, 100 से 1000 तक है तो इसमें, ऐसे ऐसे करके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन का कोई पर्टिकुलर जो है रूल्स यहाँ पे नहीं है। आगे देखते हैं कि वायरल का जो इन्फेक्शन होता है वो कितनी तरीके से हो सकता है। तो वायरल के जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कुछ वायरस अगर किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं तो उसमें जाते हैं, उसकी मशीनरी को हाईचेक करते हैं, उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं और उस सेल को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जो कि होस्ट में जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं जो ये होस्ट में गया और होस्ट की जो डीएनए थे उसको ब्रेक कर दिया और अपना नंबर जो है बढ़ा लिया, अपना नंबर बढ़ा लिया, फिर सेल को ब्रस्ट करके सब रिलीज हो गए। कुछ ऐसे होते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो होस्ट के अंदर जाते हैं। मान लीजिए किसी होस्ट के अंदर कोई वायरसेस गया है, ठीक है, ये कोई वायरस है जो किसी होस्ट के अंदर गया, ये अपना ग्रोथ यहाँ पे कर रहा है और इसको भी ग्रोथ करने दे रहा है, इसकी लाइफ को ख़त्म नहीं कर रहा है, इसको भी ग्रोथ करने दे रहा है, बस इसकी मशीनरी को खुद भी यूज़ कर रहा है और अपना भी ग्रोथ इसी में करवा रहा है। उसके बाद क्या करता है कि ये इसी सेल में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, इस सेल में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और जितने भी वायरसेस होते हैं वो सारे यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं। और ये जो बाद में क्या होता है कि इस सेल से ये बर्ड अलग हो जाता है और सारे वायरसेस जो है यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। कुछ ऐसा करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि आपके सेल में इंजेक्ट होंगे, आपके सेल में रहेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और आपके सेल में ही पड़े रहेंगे, ऐसे भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके सेल का फीचर ही चेंज कर देंगे, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में चेंज कर देंगे ताकि वो मल्टीप्लाई करे और कैंसर जैसी चीज़ बन जाए, ट्यूमर जैसी चीज़ बन जाए। तो ऐसे भी वायरसेस होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं लाइटिक इन्फेक्शन। लाइटिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि सेल में जब वायरस एंटर करता है तो वो उसकी मशीनरी को हाईचेक करता है, उस सेल को डिस्ट्रॉय करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, उस सेल को डिस्ट्रक्ट करता है, उसके बाद उस सेल से रिमूव हो जाता है, उस सेल से बाहर निकल जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। सच इन्फेक्शन रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल, मतलब होस्ट सेल में आया, अपना नंबर बढ़ाया, अपना रिप्रोडक्शन किया, उसकी मशीनरी को हैक चेक किया, उस सेल को डिस्ट्रॉय करके उस सेल को छोड़ दिया, फिर किसी नए होस्ट की खोज में निकल दिया। तो ऐसे जो होते हैं उनको कहते हैं लाइटिक साइकिल। तो ये लाइटिक साइकिल क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, पोलियो वायरस एंड पॉक्स वायरस इसका जो है एग्जाम्पल है। पोलियो वायरस और पॉक्स वायरस ये बहुत ज़्यादा हाईली जो है कि डेंजरस होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि बॉडी में अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो एक सेल में जाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय करके दूसरे में जाएंगे, दूसरे को डिस्ट्रॉय करके तीसरे में, तीसरे को डिस्ट्रॉय करके चौथे में। तो इस तरीके से इनका अंदर नंबर जो है बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से वायरस जो है वो जो है, एक तो वायरस जो ग्रोथ करे तो उनका नंबर बढ़ रहा है और वो जिस सेल में जा रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो इस तरीके का जो इन्फेक्शन होता है उसमें जो है कि डेथ बहुत हाई रेट में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, परसिस्टेंस, मतलब ये परसिस्ट करता है वहीं पे। तो परसिस्टेंट में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो जब सेल के अंदर जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बडिंग वाला बताया, सेम टू सेम वही, सेल के अंदर जाएगा, वहाँ पे ग्रोथ करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, उसके बाद एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा और जो मेन सेल थी वहाँ से अलग हो जाएगा, अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, सेल को कहा कि तुम भी जियो, अपना भी नंबर इंक्रीज करके वहाँ से सेपरेट आउट हो गया। तो ऐसे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इसको कहते हैं परसिस्टेंस वायरल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल क्या है, एड्स है, रुबेला है, रुबेला
और एड्स जो है वो परसिस्टेंस वायरल इन्फेक्शन के एग्जाम्पल हैं। लास्ट में क्या है, मतलब थर्ड क्या है, लेटेंट इन्फेक्शन क्या है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरसेस हैं, वो जिस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है उसकी बॉडी में ही रहने लगता है। वो बॉडी में धीरे धीरे जो है कि उसकी मशीनरी को यूज़ करता है, उसके न्यूट्रिशन को यूज़ करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, लेकिन एज इट इज़ उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दिया क्या दिया है, इन सच एन इन्फेक्शन द वायरस डज नॉट एक्टिवली रेप्लिकेट, बहुत तेज़ली से वो रेप्लिकेट अपने आप को नहीं करता, धीरे धीरे विद इन द होल सेल, वो जो है होस्ट सेल के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करता है एंड रिमेन इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि होस्ट में गया तो फटाफट डिवीजन करे, आराम से डिवीजन करते हैं और अपना इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं विदाउट इन प्रोड्यूसिंग एनी डिजीज, और उनके अंदर कोई डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि आपके मान लीजिए कि कोई सेल में कोई वायरस घुस गया है, ठीक है, और वो उसी में पड़ा है, आपकी बॉडी की सारी मैकेनिज्म हो रही है ठीक ठाक से और वो भी उसी में पड़ा है, लेकिन कभी कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और अपना नंबर जो है बढ़ा सकता है। तो जब तक उसको कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा, कोई चीज़ उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, चाहे फीवर हो चाहे कोई और सिम्टम्स हो, जब तक उसको ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक वो उसी कंडीशन में पड़ा रहेगा। वो अपना इन्फेक्शन, अपना जो और भी जो ग्रोथ रिप्रोडक्शन है वो शो नहीं करेगा, तब तक वो इनएक्टिवली फॉर्म में उस सेल में पड़ा रहेगा, जब तक कि उसको कोई ट्रिगर नहीं मिलता, उसको कोई बाहर से रिस्पांस नहीं मिलता जिसकी वजह से वो अपना ग्रोथ करना स्टार्ट ना करे। तो ये है कि बहुत हार्मफुल तो है, लेकिन जब तक उसको कोई ट्रिगर नहीं मिले तब तक वो शांत है, वो डिजीज नहीं काज करते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत उनके पास पोटेंशियल होता है लेकिन शांत होते हैं, जल्दी किसी के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन अगर उनको कोई ट्रिगर कर दिया, उनको किसी ने छेड़ दिया तो फिर वो सबकी भी खत्म कर देते हैं। तो ऐसा जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। उसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन्फेक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक सेल को दूसरे सेल में, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या है, सम वायरल इन्फेक्शन कैन कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, ऑफ द होस्ट द सेल डज ट्रांसफॉर्म सेल रिक्वायर प्रॉपर्टीज दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अनअफेक्टेड सेल। इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड सेल होती है उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जो कि अनअफेक्टेड सेल के अंदर नहीं होते हैं। तो ऐसी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है बाय द वायरसेस, मतलब कि पहले कोई नॉर्मल सेल थी उसके अंदर कुछ और फीचर्स थे, लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद इस सेल में कोई नए फीचर्स आ गए, तो ये जो नया फीचर्स आया है जो कि अफेक्टेड में नहीं था, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि नॉर्मल सेल को कई बार वायरसेस जो हैं कैंसरस सेल में चेंज कर देते हैं। नॉर्मल सेल convert into cancerous cell, ठीक है, नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। 4 प्रकार है, आपका लेटेंट है, परसिस्टेंस है, और आपका लाइटिक है, और लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एक और टॉपिक आता है कि मैकेनिज्म ऑफ वायरल इन्फेक्शन। हालांकि जब हम लोग बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि बैक्टीरियोफेज कैसे इफेक्ट करता है, नॉर्मल वायरस कैसे इफेक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले वो किसी भी सेल की बॉडी पे, मान लीजिए कोई सेल है इसकी बॉडी पे एड्जॉर्ब होंगे, मतलब कि उसमें जो है पेनिट्रेट करेंगे, एड्जॉर्ब होंगे, पहले आके उस पर सतह पे चिपकेंगे, सतह पे रुकेंगे, उसके बाद पेनिट्रेट करके अंदर घुसेंगे, मतलब ये यहाँ पे पहले आपके इस पे स्किन पे इसके कांटेक्ट में आया, मे भी चांसेस है अगर मान लीजिए स्किन यहाँ कटी है या किसी वजह से ये सेल में पेनिट्रेट करने के कैपेबल हो सका, तो ये क्या करेगा कि सेल के अंदर आ जाएगा। जब सेल के अंदर आ जाएगा तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसको सिंथेसाइज करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद अपने सिंथेसाइज जो डीएनए है या आरएनए है उसके चारों तरफ जो है कैप्सिड या प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ये कैप्सिड और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो करेगा। उसके बाद अपने कैप्सिड फॉर्मेशन के बाद ये अपने आप को मैच्योर करेगा और भी जो चीज़ें इसको चाहिए होगी वो बनाएगा, और उसके बाद इस सेल को ब्रस्ट करके ये जो सारे वायरसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। पहले क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा, पेनिट्रेट करेगा, फिर अपना नंबर बढ़ाएगा, सिंथेसिस करेगा डीएनए का, प्रोटीन का, उसके बाद अपने आप को मैच्योर करेगा एंड फिर रिलीज हो जाएगा। ये सारे जो है मेन बेसिक स्टेप्स हैं वायरल इन्फेक्शन के, ठीक है। अब ये तो अपना काम करने आए हैं, ये अपना काम करेंगे, अपने आप को बाहर निकालने के चक्कर में आपके सेल को ब्रस्ट कर देंगे जिसकी वजह से आपके सेल की डेथ हो जाएगी। तो उन सारी वजहों से जो है हमारे शरीर में डिजीज कॉज होते हैं, हमारी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, जो होम्योस्टेटिस है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से हमको डिजीज होते हैं जब कोई वायरस हमको अफेक्ट करता है तब।
तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि यहाँ पे हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली हैं। कल की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चर ऑफ वायरसेस। जब हम वायरस को कल्चर करते हैं तो क्या क्या कंडीशन हमको उसको देनी पड़ती है, वायरल कल्चर क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ का कल्चर क्यों करते हैं हम लोग, वायरस का कल्चर, अभी तो वायरस इतना डिजीज कॉज कर रहा है, इसका कल्चर करा के इसका नंबर बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, तो वायरल कल्चर क्यों करते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है जिसके द्वारा वायरल कल्चर किया जा सकता है, क्या डिफरेंस है बैक्टीरियल और वायरल कल्चर, मतलब कोई जैसे क्या मैंने आपको बताया कि जो वायरस है वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच ही कनेक्टिव लिंक है, तो इनको आप कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कल्चर मीडिया में क्यों नहीं ग्रो कर सकते कि इनको ग्रो होने के लिए कोई होस्ट चाहिए, क्योंकि होस्ट सेल के बाहर ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, इनके अंदर लिविंग वाले कोई कैरेक्टर ही नहीं रहते हैं। तो जब बाहर ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे तो आप इसे बाहर ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि बाहर ये क्रिस्टल के फॉर्म में पड़े रहते हैं। जब आप इनको किसी होस्ट में डालेंगे तब ये ग्रो होंगे। तो किस होस्ट में डालते हैं, क्या सारे होस्ट में डालना पॉसिबल, जैसे कि आपको किसी डिजीज पे स्टडी करनी तो क्या किसी ह्यूमन के अंदर डाल देंगे, तो ये सारे काफ़ी रिस्क वाले काम हैं। तो क्या क्या मेथड या क्या क्या अल्टरनेटिव फॉर्म हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, कल्चर ऑफ वायरस या कल्चर ऑफ वायरल। ठीक है, तो कल की वीडियो में ये देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करनी है कि आप लोग जो है अपनी इस वीडियो को जो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री कंटेंट, उसको जो है कि पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने का कोशिश किया करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर किया करिए ताकि हम लोगों को भी ऐसा लगे कि हमारी जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच रही है। तो आप लोग का बस यही काम है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। हम लोग आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, पूरे ये PPT बनाने में हम लोग को 2-2 से 2.5 घंटे लगते हैं और आपको हम लोग लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि कम से कम अपने स्टडी को बूस्टअप करते रहिए, सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, स्किप आपको नहीं करने हैं किसी भी लेक्चर को, किसी भी टॉपिक को। हम आपको पर्टिकुलरली एक के बाद दूसरी टॉपिक, दूसरी के बाद तीसरी टॉपिक देते जा रहे हैं ताकि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज़ को खोजने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि बस आपको स्टडी करना है, रिविजन करना है और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अपने स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ द वायरल इन्फेक्शन या वायरल कल्चर के साथ।